इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 1 अप्रैल से फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का काम। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाए जाने रेवा कलेक्टर ने की अपील। जीडीसी कॉलेज समेत टीआरएस कॉलेज के प्रोफेसर तथा उनका परिवार निकला कोरोना पॉजिटिव। मैकेनिक की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव और जवा पुलिस ने पकड़ा खेत से 2 क्विंटल गांजा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रदेश सरकार के निर्देशन पर अब होगा लॉकडाउन को लेकर गत दिवस रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन की अपील की गई। इसके बाद रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर द्वारा राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे संडे लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में रेवा कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने आगामी रणनीति के संबंध में जानकारी दी। एक्चुअली लॉकडाउन को लेकर राज्य शासन के द्वारा ये ना निर्णय लिया जाना है। इसमें लगातार है ना केसेस बढ़ रही है, 20 के ऊपर है ना केसेस बढ़ी है। तो इसलिए हमारी ओर से ना प्रपोजल था, पर जैसे उसका अप्रूवल होगा ऊपर से उसके बाद ही ना लॉकडाउन लगाया जाएगा। बट अभी फ़िलहाल लेना ऐसे कोई स्थिति ना निर्मित नहीं है। बट हम लोगों ने प्रपोजल भेजा। ये हम लोग इसलिए तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज सभी 45 वार्डों को 45 है ना वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोग भेज रहे हैं रोका टोका अभियान चलाने के बारे में। और नगर निगम की ओर से रेवेन्यू, पुलिस है ना सारे अमले मिला करके लोगों को जागरूक कराया जाएगा। कोई वायलेट करेगा तो उनको ऊपर जुर्माना डाला जाएगा। इवन हम लोग है ना और कॉन्सेप्ट किसी ने और ज़्यादा वायलेट करता तो उनको है ना कुछ समय तक है ना खड़ा होकर समझाइश देने के लिए एक कार्यक्रम भी है ना हम लोग है ना शुरू कर सकते हैं। बट लोग है ना जागरूक होने के लिए ज़रूरी है। जब लोग जागरूक नहीं होते हैं, लापरवाही बरते हैं या मास्क नहीं पहनते या मास्क रखते हुए भी मास्क का है ना सुरक्षित सही तरीके से नहीं पहनते हैं, उसके कारण है ना मतलब है ना कोविड है ना फैलती है, फिर वो लॉकडाउन जैसी स्थिति है ना निर्मित होती है। इसलिए अपील है कि सभी लोग है ना मास्क पहने। हम लोग आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सारे लोगों को है ना मतलब बिजनेस है ना एज यूजुअल चले, उसको लेकर है ना जब लापरवाही हम नहीं करेंगे तो मतलब ऐसे कोई भी स्थिति है ना निर्मित नहीं होगी। बताया गया है मतलब अभी उनको केसेस है ना खुद देना पता है, मतलब ना डेली है ना एक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ना कितनी केसेस आ रही है, तो पूरी केसेस का ना स्थिति निर्मित होती है, वो लोग उस फाइल में लेते हैं। बट डीसी के माध्यम से बताएंगे। ठीक। 1 अप्रैल से फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का काम। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाए जाने रीवा कलेक्टर ने की अपील। कोरोना वायरस का टीका लगवाए जाने शासन प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी स्वयं मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा सामाजिक संगठनों समेत आम जनमानस से अपील कर कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील की गई। आपको बता दें कि गत वर्ष जब कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैला, तब कई सामाजिक संगठनों द्वारा मिलकर लोगों के लिए मास्क, भोजन, सैनिटाइजर समेत अन्य आवश्यक चीजों की पूर्ति करने समेत बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य किया गया। पूर्व की भांति इस बार भी व्यापारी संगठन लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही उन्होंने मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। आज टोटल हमारे यहाँ 300 लोगों को टोटल लगा, उसमें 189 हमारे 45 से अबव जुटते थे, 45 से 60 के बीच में, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, तो 189 को अभी तक लग चुका है। और आप बाहर देख रहे हैं अभी भी काफ़ी भीड़ है, तो हो सकता है अभी 50-60 अभी कुछ ही देर में और लग जाए। तो अभी मैनेज करने के लिए और किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? हमारे ये एनसीसी के जो हमारे कैंडिडेट है वो लोग हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ के गार्ड है। अभी तो इतना बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों को पुलिस का भी इंतजाम करना पड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे आंकड़े रहते हैं कि कभी 300, 400, 500, आज ज़रूर ज़्यादा ये लोग जो 45 से 50 के बीच में ये लोग काफ़ी संख्या में आए हैं।
और एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि 45 से 60 के बीच के जो लोग हैं वो आगे आकर अपना टीकाकरण करवा रहेंगे। तो अभी तक के अभी हम देखा तो 189 लग चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बाहर जो भीड़ है उसके हिसाब से काफ़ी संख्या। कितने बूथ बनाए गए हैं? अभी तो 4 बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में रीवा जिले में भी 45 साल की उम्र के ना कितने भी लोग हैं उन सभी को ना टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। हम लोग भी व्यापक स्तर से ना व्यवस्थाएं लगाएंगे। टोटल 76 सेंटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सभी जगह लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना हुआ है। आप सभी जिले के अन्य नागरिक से अपील है कि प्रशासन की ओर से आप लोग 45 ईयर्स के ऊपर हैं जितने भी लोग हैं आप स्वयं है ना प्रेरित होते हुए आप अपने आप को टीकाकरण कराइए। आप फर्स्ट डोज है ना डालते हैं तो 40% सेफ होता है, सेकंड डोज डालते हैं तो 90% सेफ होते हैं। जब है ना कोविड पॉजिटिव भी होते हैं मतलब वो सीरियस केसेस में कन्वर्ट है ना नहीं होते हैं। सो पुनः सभी से अपील है, इवन सभी यंगस्टर से भी अपील है कि वो अपना है ना घर पे ना माँ बाप दोनों का वैक्सीनेशन कराने में आप लोग है ना मदद बने और उनको प्रेरित करें। कुछ लोग है ना नहीं करते हैं तो उनका है ना पुश भी करें टीकाकरण केंद्र की ओर से। जीडीसी कॉलेज समेत टीआरएस कॉलेज के प्रोफेसर तथा उनका परिवार निकला कोरोना पॉजिटिव। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं। संजय गांधी चिकित्सालय के कई बड़े चिकित्सकों के बाद अब जीडीसी कॉलेज एवं टीआरएस कॉलेज के प्रोफेसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में गणित के प्रोफेसर तथा उनकी पत्नी के साथ परिवार के 2 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इनके संपर्क में आने वाले कई प्राध्यापकों को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही बीबीए क्लास की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके परिवार के कुछ लोग भी हुए कोरोना पॉजिटिव। इतना ही नहीं, जीडीसी कॉलेज के संगीत विभाग में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैकेनिक की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। चुरहटा थाना के नौबस्ता चौकी अंतर्गत नौबस्ता में हुए हादसे में मैकेनिक की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। भीड़ को हटाने पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे परिजन। पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। रामपुर बघेलान का रहने वाला कोमल साकेत वाहनों में ग्रीसिंग करने का काम करता था। बुधवार की दोपहर चुरहटा थाना अंतर्गत नौबस्ता में एक बलकर में ग्रीस लगाने का काम कर रहा था, तभी अचानक चालक ने बलकर आगे बढ़ा दिया, जिसके चपेट में आने से मैकेनिक की मौत हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और जानकारी लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद शव को जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सामने रखकर जाम लगा दिया गया और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और परिजनों को समझाइश देने की काफी कोशिश की गई। उचित प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, लेकिन वे 60 लाख रुपए मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े रहे। रात 10 बजे पुलिस परिजनों को समझाइश दे रही थी। उसी दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर पथराव कर दिया और फैक्ट्री के गेट में ही पथराव किया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया और देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवा दिया गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमले में ज्यादातर आरोपी मृतक के गांव के ही थे, जिनकी पहचान कर पुलिस ने नामजद किया है। साथ ही इसमें शामिल और लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। ये क्या हुआ कि कल करीब 11 बजे के आसपास दिन में एक ग्रीस लगाने वाले जो मैकेनिक था, वो एक बलकर में ग्रीस लगा रहा था। मिलजुल के साथ वो 2-3 कर्मचारी काम कर रहे थे। ट्रक का जो ड्राइवर था बलकर का, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। संभवतः उसको फ़ोन आया ऐसा बता रहे हैं और उसने ट्रक स्टार्ट करके आगे पीछे कुछ करना होता है, कुछ किया तो उसी में वो जो ग्रीस लगाने वाला व्यक्ति था वो दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को खबर हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ तब तक वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे और क्योंकि उसकी डेड बॉडी उसके बलकर ट्रक के नीचे ही दबी रही, उसको निकालने के लिए पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया। बड़ी मशक्क़त के बाद बॉडी निकली। उसके बाद परिजनों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा वहाँ जाम लगा दिया गया। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा काफ़ी देर तक उनको समझाइश दी गई। उसके बाद भी
जब वो बात नहीं बनी और इसके बाद ज़बरदस्ती करके बॉडी को उठा के वो जेपी के गेट पर ले गए, जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस बल के द्वारा पुनः उनको समझाई दी गई। मौके पर एसडीएम तहसीलदार सभी मौजूद थे, सीएसपी साहब मौजूद थे, करीब 7-8 थानों का बल मौजूद था, थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल भी मौजूद था, करीब 40 से 50 के आसपास पुलिस बल मौजूद था। इसके बाद भी लोगों ने वहाँ पर पुलिस की बात ना मानकर वहाँ से बॉडी नहीं हटाया, ना पुलिस को सुपुर्द की। पुलिस ने जब बॉडी को लेने का प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। पुलिस के कई कर्मचारी, करीब 1 दर्जन के आसपास कर्मचारी अधिकारियों को चोट लगी। हमारे सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी कई घायल हुए। चौकी प्रभारी को तो संभवतः फ्रैक्चर भी है, मेडिकल करा दिया गया सभी का। उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे लोग वहाँ से भाग गए। बॉडी को लाके सुरक्षित मर्चरी रूप में रखवा दिया गया था रात में। पीएम करने के लिए अभी डॉक्टर साहब लोगों को बता दिया, परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। और जो उसमें इन्होंने हरकतें की हैं, जो जाम लगाया, उसके बाद जो जेपी के पास पुलिस पे हमला किया और उसके बाद जेपी के गेटों में भी तोड़फोड़ की, उनके ऊपर 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें जो आरोपी रहे उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही वो ऐसे उद्दंडता करने वाले, नेतृत्व करने वाले उस भीड़ का, उन लोगों को, भीड़ को भड़काने वाले लोगों को और जो उसमें शामिल थे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर अभी कैसे भीड़ एकत्रित हो रही है? हॉस्पिटल में पुलिस अभी वापस गई है क्या? अभी स्थिति क्या है? नहीं, वो तो पुलिस का जो है माहौल वहाँ शांति बनाए रखने की भ्रमण कर रही है और कुछ आरोपी जो पतासाजी लगा था कि कुछ आरोपी बनाव इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ ऐसी बात आ रही है, उसकी इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसी संबंध में पुलिस भ्रमण कर रही है। जवा पुलिस ने पकड़ा खेत से 2 क्विंटल गांजा। मामला रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र का है, जहां मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। इस पर नकेल कसने पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि भारी मात्रा में कफ सिरप, शराब और गांजा पकड़ा जा रहा है। मंगलवार को जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने थाना क्षेत्र के जनकाई में गांजे की खेती पकड़ी है, जहां से लगभग 2 क्विंटल हरे गांजे के पेड़ बरामद हुए हैं। यह खेती रविशंकर, पृथ्वीराज, उमेश मिश्रा और हीरामणि तिवारी के द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने रविशंकर मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि सब्जी की खेती के साथ आरोपियों ने गांजे की खेती कर रखी थी। हाँ, जवा थाने में गांजा पकड़ा गया। गांजा को पकड़ा नहीं गया, तो वहाँ पे गांजे की खेती हो रही थी। करीब 2000 पेड़ जब्त हुए हैं। 2000 पेड़ जिनका वजन 2 क्विंटल के आसपास है। 2000 पेड़ जब्त हुए हैं और जिस खेत से जब्त हुए हैं उस खेत के मालिक पृथ्वीराज मिश्रा, उमेश मिश्रा, रविशंकर मिश्रा और हीरामणि तिवारी जी हैं। इन सभी लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और मौके से रविशंकर मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं और ये बड़ी कार्रवाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा किस तरह की अवैधानिक गतिविधि में लिप्त न रहें और इस पर गंभीर कार्रवाई होती है। कितना गांजा है? 2 क्विंटल, 200 किलो, 2 क्विंटल। विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा द्वारा कोरोना का टीका लगवाने लोगों से की जा रही है अपील। शासन प्रशासन के निर्देशन के बाद 1 अप्रैल सुबह से विंध्य व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टीकाकरण करवाने को लेकर बाजार में विंध्य व्यापारी संघ के पदाधिकारी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 के सेंटर पहुंचकर टीका लगाए जाने प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की निर्देशानुसार लोगों को जागरूक कर कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। इस कार्य में अहम भूमिका उद्योग संघ संरक्षक कमलेश सचदेव, विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली, संदीप गुप्ता आदि लोगों ने अंबेडकर बाजार में व्यापारियों को जागरूक किया। आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम कलेक्टर साहब के निर्देश पर सभी दुकानों में जाके व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन के लिए और लोगों को, व्यापारियों को ये भी बता रहे हैं कि दुकानदार में जो ग्राहक आते हैं मास्क लगा के आएँ और उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन का टीका कोई वो नहीं है, डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना से बचाव करें। कितने लोग का अभी तक आप लोग ने नाम लिखा है? 300 लोगों का हमने अभी नाम लिख लिया है। 1 घंटा 2 घंटा निकाल चुके हैं और कुछ 20-25 लोगों को भेज चुके हैं हम लोग और उसके बाद शाम को निकलेंगे। ये 2-3 दिन हम लोगों का अभियान चलेगा और व्यापारियों को भेज के रहेंगे। हमने सबका नाम, पता, मोबाइल लिख लिया है और सभी को प्रेरित किया है कि आप जाएँ, वैक्सीन का टीका लगवाएँ और फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे करें और लोग भी प्रेरित हों टीका लगवाने के लिए। किन क्षेत्रों में गए हैं? अभी शिल्पी प्लाजा और सब्जी मंडी हम लोगों ने किया हुआ है।
कौन से संगठन है? विंध्य व्यापारी संघ है, उद्योग संघ से कमलेश सचदेव जी हैं। तो सभी संगठन साथ में मिलकर हम व्यापारियों को एकत्रित करके वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है व्यापारियों से? अभी व्यापारियों को डर है और व्यापारियों के पास एक तो टाइम कम होता है, वो चाहता है कि मैं जाऊँ मेरा टीका लग जाए। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हम लोग व्यापारियों के लिए कि व्यापारियों को खड़ा ना होना पड़े, उनका टाइम वेस्ट न जाए, उनको टीका लग जाए। आगजनी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बढ़ती गर्मी और आंधी तूफान के चलते खेतों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आए दिन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आगजनी की घटना होने के मुख्य वजह विद्युत विभाग की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि जगह जगह गांवों में लूज तार पड़े हुए हैं, जिसकी देखरेख करने विद्युत विभाग के जिम्मेदार उदासीन दिख रहे हैं। किसानों के खेत में पककर तैयार फसल आगजनी की चपेट में चढ़ रही है, जिसमें विद्युत मंडल की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इस बात से नाराज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि विद्युत विभाग के तार खेतों के ऊपर जमीन को छूते हुए दिखाई देते हैं, जिनके कारण विद्युत तार आपस में टकराते हैं और फिर आए दिन आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो विद्युत मंडल की घोर लापरवाही मानी जा रही है, जिसके लिए विद्युत मंडल को जमीनी स्तर पर काम करने की भी आवश्यकता है। वहीं जिन किसानों की फसलें आगजनी के कारण नष्ट हो गई हैं, उन किसानों को कर्ज माफ किए जाने की भी मांग करते हुए उचित मुआवजा दिलाए जाने की सरकार से मांग की गई है। हम आज ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी हमारे यहाँ रीवा में आगजनी की घटनाएं घटी हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, बीरखाम, हरदीशंकर और पलिया 353 तीन जगह आगजनी की घटनाएं घटी हैं। बहुत ही विकराल रूप से आग लगी है और वो भी आग सोचिए विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण किसानों के अरमान जल गए हैं, फसलें जली हैं। आप सोचिए मकान जले हैं, पेड़ जले हैं। आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें आगजनी से प्रभावित हुई हैं, उन किसानों के सेवा सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे शासन दे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप माफ करो, शासन दें। जब फसल ही खत्म हो गई है तो किसान कर्जे कहां से अदायगी करेंगे। साथ ही जिनके घर जले हैं तो घर में लागत के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए। जो किसान आगजनी से प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार करे। और किसान भाइयों से भी हम अपील करेंगे कि वो भी जो किसान आगजनी से प्रभावित है उनकी मदद करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी करें कि विद्युत मंडल के जितने भी वितरण केंद्र हैं वहां पे जो कर्मचारी हैं उन्हें मैदान स्तर पर भेजा जाए, जहां ढीले तार हैं, जहां पे खुले में ट्रांसफार्मर हैं, उन सबको व्यवस्थित करें। और जिन खेतों के ऊपर से लाइनें जाती हैं और उनका कोई काम नहीं है, वो अगर सुचारू रूप नहीं प्रदान कर सकते तो उन लाइनों को बंद कर दें, जिससे आगजनी की घटनाएं न हो। और आगजनी के लिए पूरी तरह एमपीएमबी जिम्मेदार है। वहां किसानों को खेतों में पानी देने के लिए परेशान करता है, जहां समय से बिजली नहीं दे पाता वहीं अब खेत जलाने के लिए बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही गहरा आक्रोश है, दुख है। और हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सीएमडी से मांग करते हैं कि आप तत्काल निर्देशित करें और मैदानी हालातों को देखें। अगर विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण किसानों के खेत जलते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगभग कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई? अब 100 एकड़ के करीब तो बीरखाम में है, जो आपने देखा है। पलिया में 12 से 13 एकड़ और हरदीशंकर में भी 15 से 20 एकड़ जो अभी सूचना है उसके अनुसार। तो आप सोच सकते हैं कि किसानों के खसरे में दर्ज फसलों का देख लेंगे कितना उत्पादन होता। और गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए है। और अभी फसलें जो नष्ट हुई हैं उनको समर्थन मूल्य के आधार पर सर्वे करा के किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए, ना कि खाना पूर्ति की जाए। अगर देना है तो पूरी तरह से क्षतिपूर्ति दें, नहीं तो बिल्कुल कतई ना दें। परंपरागत तरीके से बरसैता में आयोजित हुआ होली मिलन कार्यक्रम। वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी है जीवित। होली पर्व पर टोली बनाकर पूरे गांव के लोग एक साथ घर घर पहुंचकर रंगोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और होली यानी फाग गीत गाते हुए एक दूसरे को रंग अबीर और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और होली का जश्न मनाते हैं। होली महोत्सव एवं रंग मिलन का यह कार्यक्रम बरसैता में विगत सैकड़ों वर्ष से परंपरागत तरीके से होता आ रहा है।
गांव में सैकड़ों वर्ष पूर्व शुरू हुई यह परंपरा आज भी उसी अंदाज में जीवंत है। फाग मिलन महोत्सव की शुरुआत ग्राम बरसैता में गांव के प्रतिष्ठित जमींदार गंभू प्रसाद पांडे एवं राम सहाय मिश्र द्वारा की गई थी। उनके द्वारा शुरू की गई यह परंपरा का निर्वहन होता आ रहा है। होली मिलन कार्यक्रम आपसी सौहार्द एवं भाईचारे को बनाए रखने के दृष्टिकोण से किया गया था। इस परंपरा का असर आज भी इतना है कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में अपने आप शामिल होते हैं और एक दूसरे के सहयोग में सहभागिता निभाते हैं। बरसैता गांव की इस प्राचीन परंपरा का कई गांवों में अनुसरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में ग्राम बरसैता के जमींदार गंभू प्रसाद पांडे व राम सहाय मिश्र समेत राम मिलन पटेल द्वारा आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे को स्थापित करने की दिशा में होली के त्योहार से गांव के सभी लोगों द्वारा एक साथ मिल परंपरा की नींव डाली गई। इसके बाद से भले ही लोग आपस में लड़ाई झगड़ा व विवाद कर ले, परंतु तीज त्योहार एवं दुख सुख में लोग एक दूसरे के यहाँ शामिल होते हैं। जानकारी के मुताबिक पहले होली के कुछ दिन पूर्व से होली गायन एवं रंगोत्सव की शुरुआत होती थी और होली के कई दिनों बाद तक यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहता है। होली गीत एवं रंगोत्सव कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों के लोग शामिल होते हैं तथा एक दूसरे के गांव में पहुंचकर होली गीत का दौर चलता था। इसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया जाता था। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी गांव के लोग एक साथ टोली बनाकर घर घर पहुंचते हैं और फगुआ गीत गाकर एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई देते हैं तथा मेल मिलाप करते हैं। होली के दिन पूरे गांव भर के लोग टोली बनाकर निकले और मां अमसोन मंदिर के साथ शिव मंदिर में फाग गायन एवं होली मिलन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जहां बड़ी तादाद में गांव भर के गणमान्य जन मौजूद रहे। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। 1 अप्रैल से फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का काम। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाए जाने रीवा कलेक्टर ने की अपील। जीडीसी कॉलेज समेत टीआरएस कॉलेज के प्रोफेसर तथा उनका परिवार निकला कोरोना पॉजिटिव। मैकेनिक की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव और जवा पुलिस ने पकड़ा खेत से 2 क्विंटल गांजा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।